डाउरी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे सीरियसली हमें मैटर्स को कंडक्ट करना चाहिए सिंस द इनिशियल ऑफ ट्रायल टिल फाइनल जजमेंट। इसके अंदर बहुत सी सीख है उन लोगों के लिए जो अपने केसेस को बहुत ही कैजुअली लेते हैं। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का पास किया गया हाल ही का ये जजमेंट है जो डाउरी डेथ से रिलेटेड है। इस जजमेंट के अंदर व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं और बताया है कि जो सीरियस मैटर्स होते हैं उसमें दोनों को सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है, प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को भी। यानी कि आपको जिनके ऊपर ये जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ये सिर्फ इस मैटर से रिलेटेड नहीं है व्यूअर्स। मैं कहती हूँ कि हर एक क्रिमिनल मैटर, वो भले डाउरी डेथ से रिलेटेड हो या कोई और मैटर हो, वो बहुत सीरियस होता है। एक मामूली सी एप्लीकेशन को भी बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मैटर को कंडक्ट करने के लिए कहा है मेरे इस जजमेंट में। ये जजमेंट का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या होता है व्यूअर्स, हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनकी शादी हुई थी 1994 जुलाई महीने में। जैसे ये शादी के एक साल के अंदर, ठीक एक साल के अंदर, यानी कि 31 जुलाई 1995 में जो है वो फीमेल की डेथ हो जाती है और उस डेथ का रीज़न बनता है बर्न इंजरी, यानी कि उसके बॉडी पे बहुत से जले हुए ज़ख्म के निशान थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, केसेस बनता है अगेंस्ट हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स को। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये रहती है इसके अंदर कि जो वाइफ थी, यानी कि जो डिसीज़ औरत थी, उसने सुसाइड किया था। वो सुसाइड की वजह ये थी कि उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड उसे हमेशा जहेज़ के लिए टॉर्चर किया करते थे, उसे हैरेस करते थे, जिसकी वजह से उसने अपने शादी के एक साल के अंदर ही सुसाइड कर लिया। इसीलिए दो सेक्शन लगते हैं पूरे के पूरे इन लॉज के ऊपर और हस्बैंड के ऊपर। सबसे पहला सेक्शन लगता है 304B जो कहता है डाउरी डेथ को लेकर, और दूसरा सेक्शन लगता है 306 यानी कि 306 जो कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को। ये दोनों के दोनों सेक्शन प्रूव हो जाते हैं और इन लोगों को कन्विक्शन मिलता है। जैसे ही कन्विक्शन मिलता है, ये सब के सब अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर इनकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। ये कह दिया जाता है कि आपके ऊपर जो चार्जेस है वो सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए हम आपका ये मैटर अपील में नहीं सुन सकते। इसके बाद ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपने आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट वो लोग आर्ग्यूमेंट का ये रखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पाया कि वहाँ पर एक्सीडेंट की भी संभावना थी, यानी कि ये प्योरली मर्डर था या एक सुसाइड था, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया। इसमें पूरी संभावना दिखती है कि ये एक एक्सीडेंट भी था। ये इनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था, पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 इनका ये था, यानी कि आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ये था कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि हमारी तरफ से कोई डाउरी की डिमांड थी, यानी कि डिमांड ऑफ डाउरी जो है ये पूरे मैटर के अंदर गायब है। तो फिर हम पे जो है डाउरी डेथ का चार्ज बैठता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहा गया है कि चलिए अगर मान भी लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अगर उस वक्त डाउरी डिमांड थी, तो वो डाउरी डिमांड जो है वो एग्जैक्टली उसके डेथ के पहले नहीं थी, यानी कि सून बिफोर द डेथ, जो सेक्शन के अंदर बताया गया है। व्यूअर्स, अगर आप ये डाउरी डेथ का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियरली तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर 7 साल की शादी के अंदर किसी महिला की अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है, या तो जल के मर जाती है वो, या किसी भी अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है, और उसके डेथ के जस्ट पहले सून बिफोर अगर डाउरी की डिमांड की गई थी हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड के रिलेटिव की तरफ से, तो मान लिया जाएगा कि ये डाउरी डेथ है और उन लोगों को इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो बस यही जो वर्ड है सून बिफोर, इसको लेकर स्ट्रेस किया गया और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया इस मैटर के अंदर, और इसके लिए बहुत से दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी रिफ़र किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सून बिफोर का जो वर्ड, जो सेंटेंस या एक फ्रेज़ जो इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, इसे हम एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम उसे एकदम स्ट्रिक्ट सेंस
सेंस में लेंगे तो फिर जो पूरा पर्पज़ है ये सेक्शन बनाने का, क्योंकि ये सेक्शन शुरू में नहीं था, इसे अमेंड किया गया, आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट किया गया और फिर इस सेक्शन को डाला गया। व्यूअर, जो इससे पहले जो मैं सेक्शन बता रही थी आपको, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि 306, और डाउरी डेथ का जो मैंने आपको सेक्शन बताया 304B, ये जो है ये आईपीसी के सेक्शन है। 304B जो है वो अमेंडमेंट के बाद डाला गया है। जैसे ए और बी जैसे भी आप सेक्शंस के अंदर जो चीज़ें देखते हैं, इसका मतलब ये ऐड किया गया है, इसमें अमेंडमेंट लाया गया। तो उस वक्त सोसाइटी में जो एविल था, अभी भी देखिए ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी डिमांड ऑफ डाउरी, और डिमांड ऑफ डाउरी की वजह से लड़कियों को मारना, उन्हें बहुत प्रताड़ित करना, ये बहुत ज़्यादा था। तो इन चीज़ों को, इस एविल को इरेडिकेट करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया और बताया गया कि भाई ऐसे मामले के अंदर इन लॉज को और उसके हस्बैंड को सज़ा देनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें फर्दर एलोबरेट किया है और जजमेंट का इसके अंदर रेफर किया है। एलोबरेट करते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो घटनाएं होती हैं कि भाई खाना पकाते पकाते एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कि स्टोव फट गया या कोई गैस लीकेज हो गई जिसकी वजह से एक औरत जल गई, तो ऐसे एक्सीडेंट जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सास के घर पे क्यों होते हैं? ये अपने कभी सुनने में नहीं आता कि भाई माँ के घर में जो है लड़की खाना पका रही थी और उस तरीके से जो स्टोव फट गया या वो मर गई, या जब हस्बैंड के साथ होती है, एक्सक्लूसिवली अपने हस्बैंड के घर में खाना पका रही होती तो इस तरीके से हो गया। लेकिन जब वो अपने मैट्रिमोनियल होम में अपने पूरे ससुराल वालों के साथ जब रहती है तो ही ऐसी घटनाएं क्यों देखी जाती है? और जब ऐसी कोई घटना घटती है, जब ऐसे उसकी डेथ होती है, तो ऐसे मामले में एविडेंस को जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने उसे अपने घर में रख के मारा है तो क्या वो कोई सबूत छोड़ेगा, या अगर कोई सबूत मिला भी तो कितना मुश्किल होगा उस सबूत को जुटाना। इसीलिए ये सेक्शन दिया गया और इसके साथ साथ प्रिजम्पशन भी दिया गया। जी हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ प्रिजम्पशन डाले गए हैं डाउरी डेथ को लेकर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमेन को लेकर। ये दो सेक्शन जो हैं वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएंगे। वो सेक्शन है 113A यानी कि 113A और 113B। 113A जो है वो सुसाइड के प्रिजम्पशन के बारे में बताता है, यानी कि वो ये कहता है कि अगर कोई फीमेल इस तरीके से डाउरी डेथ के अंदर सुसाइड कर लेती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसे अबेट किया गया, उसे उकसाया गया। किसने? उसके घर वालों ने, यानी कि उसके ससुराल वालों ने और उसके हस्बैंड ने, कि वो ये स्टेप उठाए, यानी कि वो जो है वो मर जाए क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डाउरी के लिए प्रताड़ित किया गया था। तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये एक सेक्शन है जो प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 113B यानी कि 113B इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो डाउरी डेथ के प्रिजम्पशन के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये डाउरी डेथ थी और इसके जो ससुराल वाले थे, इसका हस्बैंड था जिन्होंने इसको प्रताड़ित किया था, इनकी वजह से ही ये डाउरी डेथ हुई है। व्यूअर्स, आपको याद होगा मेरा इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो आप रख सकते हैं कोर्ट के सामने इन फेवर ऑफ हस्बैंड इन मेंटेनेंस केसेस। उस मेंटेनेंस केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट था हस्बैंड का, उसके अंदर मैंने बताया था कुछ प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट के, जैसे जिसके अंदर कुछ रेप से रिलेटेड कुछ प्रिजम्पशन था, डाउरी डेथ से रिलेटेड कुछ प्रिजम्पशन था, और ये भी एक प्रिजम्पशन था कि सुसाइड अगर कोई औरत अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में मैरिड वुमेन अगर करती है जिसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तो उसके लिए ये प्रिजम्पशन मौजूद है। व्यूअर्स, जब मैंने ये वीडियो बनाया तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बताया गया कि मैडम ये डाउरी डेथ का तो ये सेक्शन है ही नहीं, जो आप बता रहे 113A 113B, वो तो 304B है आईपीसी का जो डाउरी डेथ से रिलेटेड है। भाई साहब, मैं जो उसके अंदर जजमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर रही थी वो प्रिजम्पशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, और उसके अंदर मैं आईपीसी के सेक्शन नहीं बल्कि मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन बता रही थी। वो यही सेक्शन थे 113A और 113B। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मैं जानती हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से कमेंट बॉक्स में जब चीज़ें डालते हैं आपका कोई एकदम फेयर इंटेंशन होता है, कोई बैड इंटेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से अगर कमेंट्स किए जाते हैं तो दूसरे लोगों को ज़रा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने इसके अंदर जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताया था डाउरी डेथ से रिलेटेड, जो कि प्रिजम्पशन बताता है, ना कि मैं आईपीसी के सेक्शन बता रही थी। खैर छोड़िए, अभी इसके बाद में हम इस मैटर के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है ये बताया गया कि इसीलिए हमने ये प्रिजम्पशन इंट्रोड्यूस किया क्योंकि एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब इस प्रिजम्पशन का
रिबर्टल होना चाहिए। रिबर्टल होना चाहिए यानी कि जो एक्यूज़ है वो एक्यूज़ प्रूव करके बताए कि भाई कैसे जो है वो डाउरी डेथ उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी के क्रिमिनल केसेस अलग होते हैं व्यूअर्स। बाकी के क्रिमिनल केस के अंदर प्रोसिक्यूशन को पूरा प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि भाई ये ऑफेंस जो है कमिट हुआ है और ये कल्प्रिट है और यही बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन जहाँ पर प्रिजम्पशन आ जाता है वहाँ पर मामला पूरा उल्टा हो जाता है। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं करेगा, वहाँ पर आपको अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 138 के अंदर भी यही होता है। 139 जो है वो पूरा का पूरा फेवर में होता है कंप्लेनेंट के, वहाँ पर रिबर्टल देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्यूज़ को रिबर्टल देना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे इससे पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि जो सून बिफोर वाला फ्रेज़ है उसे एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें हम कोई स्ट्रेट जैकेट वाला फॉर्मूला नहीं डाल सकते। इसके अंदर हम एक फॉर्मूला नहीं लिख सकते, एक टाइम लिमिट नहीं लिख सकते कि इतने टाइम लिमिट के अंदर ही अगर कोई एक तरीके का डिमांड ऑफ डाउरी हुआ या तो हैरेसमेंट हुआ तो ही उसके ऊपर डाउरी डेथ का सेक्शन जो है बैठेगा। ये सारी चीज़ें जो है रिलेटिव फॉर्म है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं केस टू केस और सर्कमटेंसेस टू सर्कमटेंसेस के अंदर। ये कोई एक पर्टिकुलर एक्ट पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि पूरा का पूरा कोर्स ऑफ कंडक्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि इनकी जो डिमांड ऑफ डाउरी थी, जो इनका जो क्रूएल्टी थी या जो हैरेसमेंट था, क्या उसी के असर था कि ये औरत की डेथ हुई, क्या ये उसी का प्रॉक्सिमेट इफेक्ट था कि ये औरत की डेथ हुई। ये इन दोनों का लिंक जो है वो प्रोसिक्यूशन को करना होगा। एक तो डिमांड ऑफ डाउरी और दूसरा जो है उसकी डेथ। तो ये दोनों के बीच में जो है गैप इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो इसका असर जो है वो बहुत ही स्टेल यानी कि बहुत ही पुराना नज़र आए। तो इसीलिए इन दोनों को लिंक करना ये काम है प्रोसिक्यूशन। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहता है और बहुत ही सीरियस बात कहता है, जो मेरे ख्याल से सिर्फ इसी केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती बल्कि सारे के सारे मैटर्स के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या कोई भी केस हो या एक छोटी सी एप्लीकेशन भी क्यों ना हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई ऐसे किसी भी मैटर्स में जो स्पेशली किसी फीमेल की डेथ से रिलेटेड हो उसमें सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों को, प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज़ को भी। एक्यूज़ को डे वन से जो है अपने मैटर का अपना डिफेंस तैयार करके रखना चाहिए सिंस द इनिशियल ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल के शुरू होते ही उसे अपना जो है स्टैंड लेना चाहिए। और इसमें कहा गया कि स्पेशली जो 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, देखिए यूर जब भी सेक्शन 313 के अंदर एक्यूज़ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है इसे बहुत ही लाइटली लिया जाता है। ये केस के अंदर ही नहीं, कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर आप देख लीजिए, इवन 138 के मैटर के अंदर भी आप देख लीजिए, वो लोग ऐसा जैसे कि बस एक तरीके की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के लिए एक्यूज़ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और एक्यूज़ कुछ भी कहता है। मैंने कई बार मैटर्स के अंदर देखा है, स्पेशली 138 के मैटर्स के अंदर, कि एक्यूज़ जो है अपना पूरा गिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है और एडवोकेट को इसकी कोई टेंशन ही नहीं रहती। वो कहता है भाई दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, ये जो है एविडेंशियल वैल्यू इसकी कुछ नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कहकर आइए 313 के अंदर। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे कई मैटर्स देखे हैं जिसके अंदर 313 के जो दिए गए स्टेटमेंट को भी कंसिडर किया गया है। एग्जैक्टली यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 313 ये एक्चुअली एक तरीके का एक्यूज़ को हम एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि वो अपनी बातें सामने रखें, अपने सर्कमटेंसेस बताए कि भाई ये इतना जो भी ट्रायल अगेंस्ट में हमने सही चीज़ें पेश की, जो भी तुम्हारा ट्रायल अब तक चला, इसके अंदर आपका क्या कहना है, आप इसके अंदर क्या सर्कमटेंसेस रखना चाह रहे हैं सामने। तो इसीलिए जब भी 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिकॉर्ड किया जाए। उसमें कोर्ट को यानी कि प्रोसिक्यूशन को भी यही कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप भी जब कुछ क्वेश्चन पूछो तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर और सीरियस तरीके से जो है एक्यूज़ को क्वेश्चन पूछिए। कुछ क्रिमिनेटिंग जो चीज़ें होती है वो उसके सामने रखिए, देखिए वो क्या जवाब देता है। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ एक्यूज़ ही नहीं बल्कि एक्यूज़ के एडवोकेट को भी कहा कि आपको भी सीरियस रहना है और आपको अपने क्लाइंट को यानी कि एक्यूज़ को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके भेजना है विटनेस बॉक्स में कि उसे क्या कहना है सेक्शन 313 के अंदर। ये सेक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डी अल्टरम पार्टम, यानी कि सामने वाले को भी एक मौका दिया जाए, अपोजिट पार्टी की भी सुनी जाए। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो गया, 313 के अंदर एक्यूज़ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद अगर जजेस को ये लगता है कि ये मैटर के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस प्रूव कर नहीं पाया या इसके अंदर कोई चीज़ जो है वो रह गई है और एक्यूज़ को इसके अंदर एक्विटल दे देना चाहिए,
तो जज जो है वो एक्विटल के लिए मैटर को रखेगा, जजमेंट के लिए मैटर रखेगा अंडर सेक्शन 232 ऑफ CRPC। इसके अंदर जज जो है वो एक्विटल ग्रांट कर देगा, जजमेंट दे देगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जज को ऐसा लगता है कि भाई इसमें और भी चीज़ें जो है वो एक्यूज़ को प्रेजेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि और भी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी लग रही है कि भाई एक्यूज़ इसके अंदर कल्परिट है, तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत जजमेंट पास कर देगा, जी नहीं। वो जो है जज जो है वो मैटर को रखेगा फर्दर एविडेंस के लिए, एक्यूज़ के लिए। जी बिल्कुल, आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। ये है सेक्शन 233 ऑफ CRPC। इसके अंदर एक्यूज़ के एविडेंस के लिए, एक्यूज़ के विटनेस के लिए मैटर को जो है फिक्स किया जाएगा, और एक्यूज़ जो है उसके अंदर अपना एविडेंस बताएगा, जो भी अपने विटनेसेस है वो लेकर आएगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे के सारे रखेगा कोर्ट के सामने, पूरी तरीके से कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये इसके अंदर एक फेयर जस्टिस, एक फेयर अपॉर्चुनिटी का इसके अंदर आपको एक उदाहरण मिलेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस जो है पूरा ख़त्म कर दिया, मैटर ख़त्म कर दिया, बस एक्यूज़ को सुना ही ना जाए, अगर जो एक्विटल मिला तो एक्विटल, या तो कन्विक्शन मिला तो कन्विक्शन। जी नहीं, एक्विटल मिला बहुत अच्छी बात है, आगे के सारे स्टेजेस रुक जाएंगे, सीधा एक्विटल मिल जाएगा। लेकिन अगर जज को ऐसा लगता है कि मैटर जो है वो उसके अंदर कन्विक्शन आना चाहिए, उसके अंदर जो है पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर चीज़ें जो है पूरी तरीके से एक्यूज़ के अगेंस्ट में जा रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक्यूज़ को कि भाई वो अपना केस प्रेजेंट करे। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद फिर अगर एक्यूज़ के सारे विटनेस ख़त्म हो जाते हैं, सारे एविडेंस ख़त्म हो जाते हैं, फिर जज जो है वापस से सारी चीज़ों को देखेगा पूरी तरीके से, और जो भी उसका जजमेंट, फाइनल जजमेंट होगा, या तो एक्विटल या तो कन्विक्शन, वो जो है वो जज सुनाएगा। इस मैटर के अंदर क्या हुआ व्यूअर, जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी सारी चीज़ें दे दी, इतनी सारी डायरेक्शन दे दी, अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो डाउरी डेथ है वो तो प्रूफ होता है एक्यूज़ के अगेंस्ट में, क्योंकि इसके अंदर जो है सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं कि उसके वो बर्न इंजरी से मरी, 1 साल के अंदर मरी शादी के, और उसके साथ साथ जो है जो लड़की के माँ बाप थे और लड़की का जो भाई था उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसके अंदर वो लोग कह रहे थे कि शादी के बाद बार बार लड़की ये शिकायत करती थी कि मुझे जहेज़ को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़की बार बार अपने मायके आ जाया करती थी, और इसी वजह से क्योंकि वो लोग उसे बहुत सताया करते थे। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें तय हुई कि ये डाउरी डेथ है और इन लोगों को यानी कि एक्यूज़ को पनिशमेंट जो है इसका मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो दूसरा सेक्शन था जो कि बता रहा था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड, उस सेक्शन में उन लोगों को बरी किया गया। वजह इसकी ये थी कि प्रोसिक्यूशन प्रूव ही नहीं कर पाया कि ये एक सुसाइड था। तो जब सुसाइड हुआ ही नहीं तो सुसाइड के लिए उकसाने वाली जो चीज़ें हैं, जो एक्यूजेशन है, वो प्रूव नहीं हो पाया। इसीलिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो सेक्शन था उसमें इन लोगों को एक्विटल मिला, लेकिन डाउरी डेथ के अंदर इनको कन्विक्शन मिला। व्यूअर, जैसे कि मैं इससे पहले भी कह रही थी कि अपने जितने भी मैटर्स हो उसे सीरियसली लिया कीजिए, वो भले एक डीवी की एप्लीकेशन ही क्यों ना हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल करते हो एज एन रिस्पोंडेंट मैटर्स के अंदर, तो रिप्लाई के अंदर सिर्फ डिनायल होता है। सिर्फ डिनायल मत रखिए, उसके अंदर आप अपने पूरे मैटर को एक्सप्लेन कीजिए, साथ में अपने खुद के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आप उसके साथ अटैच कीजिए। इसमें कोई भी मैटर के अंदर शुरू से लेके एंड तक ढिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि ये कहते हुए कि मैटर्स में लोगों को कि भाई हमें सारे के सारे डिफेंस एक साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने। पत्ते एक साथ नहीं खोलने, क्या ये कोई तरीके का ताश चल रहा है जो आप पत्ते खोलने की बात कर रहे हैं? अरे ये बहुत सीरियस मैटर है, आपका पूरा ख़ानदान इसके अंदर अलेज किया गया है, इसके अंदर उसको उनके ऊपर एलिगेशन डाला गया है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने हर मैटर के अंदर। 138 के मैटर्स में मैंने ये भी देखा है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पर जब एक्यूज़ का स्टेटमेंट लिया गया, एक्यूज़ से जब सवाल पूछे गए, तो उस वक्त जो एक्यूज़ ने कहा है वो तक रिकॉर्ड किया है जज ने, और जजमेंट में उसको भी कंसीडर किया गया है। कई चीज़ें एक्यूज़ ने खुद अपने ज़बान से कही है और मैटर एक्यूज़ के ख़िलाफ़ गया है। कोर्ट सिर्फ यही नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कोर्ट के सामने आप कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि सामने के 3-4 बटन खुले, बाल अपने खुले हुए, मुंह में पान या तंबाकू रखे हुए और आगे कटघरे में खड़े हो जाते हैं। ऐसे अपीयरेंस मत बनाइए, ज़रा डिसेंट तरीके से कोर्ट में आइए और चीज़ों को सीरियसली लीजिए। आप कोर्ट में जब बात करते हैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो जो आपके चेहरे के हाव भाव हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका टोनिंग क्या है, आपकी आवाज़ क्या है, ये तक चीज़ें मायने रखती हैं कोर्ट के अंदर।
ये आता है सेक्शन 280 ऑफ CRPC। जी हाँ, इसे कहते हैं डिमियर ऑफ द विटनेस, यानी कि कोर्ट जो है अगर उसे ऐसे लगेगा उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से, उसके आवाज़ से, उसकी टोनिंग से कि ये चीज़ों को रिकॉर्ड करनी चाहिए, कहीं ये विटनेस जो है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये चीज़ें भी जो है जजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन से जब पुलिस आता है, जब वो कटघरे में खड़ा होता है तो वो अपना टोपी निकाल लेता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने किस तरीके से आप प्रेजेंट हो, ये एक तरीके के मैनरिज्म के दायरे में आती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, अपने मैटर के अंदर प्लीज़ सीरियस रहिए, अपनी हर एक चीज़ जो है वो अपने स्टार्टिंग में ही अपने एडवोकेट को बताइए और बोलिए कि वो रिप्लाई के अंदर लिखे। अगर वो DV का मैटर है, 125 CRPC का मैटर है, या अगर कोई और क्रिमिनल मैटर्स है जैसे कि ये डाउरी डेथ का मैटर हो गया, 498A का मैटर हो गया, इसके अंदर डे 1 से आपको सीरियस रहना है और अपने मैटर की जीतने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ानी है। इसी तरीके से और भी बहुत से जजमेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।